मॉर्निंग। आज हम गोद निषेध नीति के बारे में ही आगे बात करेंगे। गोद निषेध नीति के अंतर्गत डलहौजी के द्वारा जिन राज्यों को कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया था, उनमें से कुछ राज्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतारा की। तो गवर्नर जनरल का पद संभालने के कुछ दिनों के बाद ही डलहौजी को सतारा की समस्या से निपटना पड़ा। पेशवा के पतन के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया। 1839 ईस्वी में कंपनी सरकार ने प्रताप सिंह को अपदस्थ करके उसके भाई अप्पा साहब जो थे उनको सतारा का शासक बना दिया और 1848 ईस्वी में अप्पा साहब की मृत्यु हो गई। उनके कोई पुत्र नहीं था, परंतु अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसने वेंकटराव नामक लड़के को गोद ले लिया। जब डलहौजी के सामने वेंकटराव के उत्तराधिकार को मान्यता देने का मामला रखा गया तो डलहौजी ने उसके उत्तराधिकार को अमान्य करते हुए सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1818 ईस्वी में सतारा के साथ अंग्रेज़ों ने जो संधि की थी, उसमें सतारा के शासक की स्वतंत्र सार्वभौमिकता और इस स्थिति को निरंतर बनाए रखना स्वीकार किया गया था। इस दृष्टि से सतारा जो था वो प्रथम श्रेणी का राज्य था, परंतु डलहौजी ने उसे एक आश्रित राज्य मानकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी कंपनी की आय में वृद्धि करना चाहता था। इससे कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो सकती थी और बम्बई से कलकत्ता के मध्य का राजमार्ग भी खोला जा सकता था। सेना जो थी उसके आवागमन की व्यवस्था की दृष्टि से भी सतारा का क्षेत्र उपयोगी था। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर डलहौजी ने सतारा को हस्तगत किया था। अब हम बात करेंगे जैतपुर और संबलपुर की। बुंदेलखंड क्षेत्र में जैतपुर एक छोटा सा राज्य था और यहाँ के तात्कालिक शासक ने जब गवर्नर जनरल से गोद लेने की अनुमति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो डलहौजी ने उसे स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और शासक की मृत्यु के बाद 1849 ईस्वी में जैतपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। संबलपुर का छोटा सा राज्य बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर था। यहाँ के शासक नारायण सिंह के कोई पुत्र नहीं था और ना ही उसने किसी बच्चे को गोद लिया था। 1849 ईस्वी में नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी ने स्वयं शासन चलाने की स्वीकृति मांगी, परंतु डलहौजी ने उसके अधिकार को मान्यता नहीं दी और संबलपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार से जो बागट का राज्य था, ये पंजाब की सीमा में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था। 1849 ईस्वी में बागट के शासक विजय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र न था और ना ही उसने किसी को गोद लिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई उम्मेद सिंह ने अपना उत्तराधिकार प्रस्तुत किया, परंतु डलहौजी ने उसके उत्तराधिकार को अमान्य करते हुए बागट को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। डलहौजी के उत्तराधिकारी कैनिंग ने डलहौजी के निर्णय को रद्द करके बागट का राज्य उम्मेद सिंह के पुत्र को सौंप दिया था। इसी प्रकार से झांसी का जो राज्य था ये बुंदेलखंड के मध्य में स्थित था और सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1818 ईस्वी की संधि के द्वारा झांसी ने कंपनी का संरक्षण प्राप्त किया था और उस संधि में झांसी के राजा रामचंद्र राव के वंशानुगत अधिकार को स्वीकार किया था। 1835 ईस्वी में रामचंद्र राव की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र न था और मरने के पहले
उसने जिस बच्चे को गोद लिया था उसका उत्तराधिकार कंपनी सरकार ने मान्य न करके रामचंद्र राव के चाचा रघुनाथ राव को झांसी का राजा बनाया। 1838 ईस्वी में रघुनाथ राव जो थे इनकी भी मृत्यु हो गई और इस बार भी दत्तक पुत्र के स्थान पर रघुनाथ राव के भाई गंगाधर राव को झांसी का राजा बनाया गया। जब 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब उनके भी कोई पुत्र न था। गंगाधर राव ने आनंद राव नामक बच्चे को गोद लिया था और झांसी के अंग्रेज रेजिडेंट को बुलाकर उससे अनुरोध भी किया कि वह बच्चे के उत्तराधिकार की स्वीकृति के लिए गवर्नर जनरल को पत्र लिखे, परंतु डलहौजी तो झांसी हड़पना चाहता था और इसी वजह से झांसी जो है इसको इसने आश्रित राज्य बतलाया और इस आधार पर उसने झांसी के राजा के द्वारा किसी बच्चे को गोद लेने के अधिकार को मान्य नहीं किया। फरवरी 1854 ईस्वी में उसने झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। झांसी के संबंध में एक बात जो थी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थी वो ये थी कि 1818 से लेकर 1838 ईस्वी के मध्य 2 बार शासक गोद लेने के अधिकार को अमान्य किया गया। फिर भी झांसी को कंपनी राज्य में न मिलाकर राजवंश के ही निकटतम दावेदार को झांसी का राज्य सौंप दिया गया। डलहौजी भी ऐसा ही कर सकता था, परंतु उसने अब तक की नीति को त्याग कर विलय की नीति अपनाई। इसी प्रकार से नागपुर को भी डलहौजी की हड़प नीति का शिकार होना पड़ा। गोद प्रथा के संबंध में डलहौजी को जिन राज्यों से निपटना पड़ा उनमें नागपुर का राज्य सबसे अधिक समृद्ध और सबसे बड़ा था। नागपुर पर अधिकार हो जाने से कंपनी अपने बिखरे हुए क्षेत्र को संगठित कर सकती थी और हैदराबाद से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र को एक इकाई में संगठित किया जा सकता था। इससे बम्बई से कलकत्ता के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र कंपनी के सीधे नियंत्रण में आ जाता, जिससे व्यापार की वृद्धि की संभावना थी। इन्हीं सब संभावनाओं के कारण डलहौजी ने नागपुर को हड़पने का निश्चय किया। 1818 ईस्वी में कंपनी सरकार ने नागपुर के प्रसिद्ध भोंसले राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया था और संधि के अनुसार भोंसले राज्य के एक बच्चे रघुजी भोंसले तृतीय को नागपुर का शासक स्वीकार किया गया। जब रघुजी तृतीय की मृत्यु हुई तब उसके कोई पुत्र नहीं था। रघुजी ने नागपुर स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट से किसी बच्चे को गोद लेने के संबंध में गवर्नर जनरल से अनुमति मांगने को कहा, लेकिन इस चीज़ को टाला जाता रहा और इसके पश्चात रघुजी अपने जीवन काल में किसी को भी इस प्रकार से गोद नहीं ले सके और डलहौजी ने किसी अन्य दावेदार के उत्तराधिकार को स्वीकार न करके नागपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अगर बात की जाए कि गोद निषेध नीति जो है ये क्या सफल रही अंग्रेज़ों के लिए या फिर यूँ कहें कि भारतीयों के लिए किस प्रकार से हानिकारक रही, तो गोद निषेध नीति जो थी ये उचित थी अथवा अनुचित, इस संबंध में अंग्रेज इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार जो है इनमें काफ़ी मतभेद है। अंग्रेज इतिहासकार जहाँ इस नीति को के पक्ष में हैं, उनका ये कहना है कि ये नीति 3 सिद्धांतों के आधार पर लागू की गई थी। पहला तो ये कि भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति थी। दूसरी ये है कि अधीन राज्यों को गोद लेने का अधिकार सर्वोच्च शक्ति की स्वीकृति से ही वैध माना जा सकता था और तीसरा यह है कि सर्वोच्च शक्ति इस स्वीकृति को रोक सकती थी क्योंकि उसे ऐसा करने का अधिकार था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि डलहौजी की ये जो नीति थी इससे कंपनी साम्राज्य का तो विस्तार हुआ, कंपनी की आय में वृद्धि हुई और इंग्लैंड को कच्चे माल की मंडियां सुलभ हो गई, किंतु डलहौजी की ये जो नीति थी ये कंपनी शासन के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई, क्योंकि विप्लव की समाप्ति के बाद भारत में कंपनी शासन का ही अंत हो गया था। थैंक यू।